हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चतम न्यायालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों आज तक आपके एग्जाम में जितना भी सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया, आज हम उन सभी को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक किया गया है। तो इसका राइट बन जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए जो उच्चतम न्यायालय हमारा, इसका जो है उल्लेख जो है आर्टिकल 124 से 147 तक किया गया है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो है उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल जो है 124 में जो है उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया। जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, आर्टिकल 124 में जो हमारा उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी, तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हमारी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का गठन होता है, मतलब उच्चतम न्यायालय का गठन किससे होता है, किनसे होता है। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए उच्चतम न्यायालय का गठन जो हमारा है 1+7 से होता है, मतलब उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य अन्य होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। 7 जो होते हैं हमारे अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है, मतलब उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 33 कर दी गई। ठीक, कितनी कर दी गई है, 33 कर दी गई। पहले कितना था, पहले 7 था, अब जो है 33 कर दिया गया है। कब किया गया था, 2019 में किया गया है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाता है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी संख्या कौन बढ़ाता है। तो इसका राइट जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए जो हमारा संसद होता है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या को जो है हमारा संसद बढ़ाता है। ठीक है, कितना कौन बढ़ाता है, संसद बढ़ाता है। और उच्चतम न्यायालय में जो है अन्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो हमारी 33 है। अगर कुल की बात की जाए, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 हमारा हो जाएगी, एक मुख्य न्यायाधीश उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो इसका राइट जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। 34 जो है वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट को ही दोस्त जो है उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, इसका नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए उच्चतम न्यायालय में जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम्हारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम न्यायिक निर्णयवाद का गठन कब हुआ। जो प्रथम न्यायिक निर्णयवाद है, इसका गठन कब हुआ। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1982 में जो हमारा प्रथम न्यायिक निर्णयवाद का जो है गठन हुआ था। ठीक है, कब, और द्वितीय न्यायिक निर्णयवाद का गठन कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉलेजियम प्रणाली का गठन कब हुआ। ये जो हमारा कॉलेजियम प्रणाली है, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1993 में जो है कॉलेजियम प्रणाली का जो है गठन हुआ था। ठीक है, तो हमारा ग्रामर क्वेश्चन कह रहा है कॉलेजियम प्रणाली का विस्तार कब किया गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कॉलेजियम प्रणाली का जो है उल्लेख किस, मतलब के जो गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। अगर पूछे कॉलेजियम प्रणाली का विस्तार कब किया गया था, तो क्या बताएंगे हम, 1998 बताएंगे। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। कॉलेजियम प्रणाली का विस्तार जो हमारा 1998 में किया गया था। और तृतीय न्यायिक निर्णयवाद का गठन जो हमारा 1998 में किया गया था। ठीक है, तो हमारा ब्राह्मण क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संसद के द्वारा मान्यता कब मिली। 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संसद के द्वारा मान्यता कब मिली। तो इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है संसद के द्वारा मान्यता मिली। ठीक है, अब इसको अवैध घोषित कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 2015 को इसको जो है अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उच्चतम न्यायालय का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, इसका जो है कार्यकाल अधिकतम कितना वर्ष होता है। तो इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए उच्चतम न्यायालय का जो कार्यकाल हमारा होता है, अधिकतम कार्यकाल वो 65 वर्ष होता है। ठीक, कितना होता है, 65 वर्ष होता है। ठीक, अगर बात की जाए उच्चतम न्यायालय का जो है न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है, तो न्यूनतम कार्यकाल का जो उल्लेख संविधान में अभी तक किया ही नहीं गया है। ठीक है, अभी तक जो है न्यूनतम कार्यकाल का उल्लेख संविधान में किया ही नहीं गया है। अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, अगर आप उस योग्य हैं कि मुख्य न्यायाधीश बन सके, तो आप वो मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का कार्यकाल न्यूनतम कितना होता है। उच्चतम न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। आप 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, अगर ये आपके पास योग्यता है तो आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। आपके ऑप्शन पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, बी, सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के रहा हो, सी, राष्ट्रपति की नज़र में कानून विशेषज्ञ हो, डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सभी योग्यता होनी चाहिए जो है मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है। ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसको पद से कैसे हटाया जाता है। आपके ऑप्शन पर साबित कदाचार, बी, असमर्थता के माध्यम से, सी, इन दोनों के माध्यम से, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको पद से हटाने के लिए साबित कदाचार होना चाहिए, साबित कदाचार के माध्यम से हटा सकते हैं और असमर्थता के माध्यम से हटा सकते हैं। अब बात आती है कि साबित कदाचार होता क्या है, मतलब आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसी को साबित कदाचार कहते हैं। ठीक, और असमर्थता के माध्यम से मतलब आप उस समर्थ नहीं है, आप जो है जिससे बूढ़ा उड़ा गए हैं, वृद्धावस्था में हो गए हैं, तब आपको जो है पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है, साबित कदाचार के माध्यम से या असमर्थता के माध्यम से। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है। जो मुख्य न्यायाधीश है हमारा इसको पद से कौन हटाता है। ठीक है, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है इसको पद से कौन हटाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मुख्य न्यायाधीश को जो पद से संसद हमारा हटाता है। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किस आर्टिकल में किया गया है। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय का, इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, आर्टिकल 125 में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का जो है वेतन आर्टिकल 125 में निहित किया गया है। ठीक है, और जो है सुप्रीम कोर्ट को वेतन कहाँ से कौन निर्धारित करता है इसको, तो संसद निर्धारित करता है कितना वेतन इसको देना है। कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय को जो है वेतन भत्ते दिया जाता है कहाँ से, संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्तों का निर्धारण आर्टिकल 125 में किया गया है। वेतन भत्तों का निर्धारण करता कौन है, संसद करता है। कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम, संसद करता है सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्तों का निर्धारण। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। जो वर्तमान में हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में उसका वेतन कितना है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो हमारा 2,80,000 रुपये है। कितना है, 2,80,000 रुपये। अगर पूछ लेते सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तो क्या बताएंगे हम, 2,50,000 रुपये बताएंगे। ठीक है, कितना, 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का जो हमारा 2,50,000। ठीक, तो हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का वर्णन जो हमारा आर्टिकल 126 में किया गया। ठीक, क्या आर्टिकल 126 में किया गया। अब बात आती है कार्यवाहक क्या होता है, जब मुख्य न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है रिक्त हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर जो है नहीं रहता, उस समय रिक्त हो जाता है उसका पद, तो इसी को बोलते हैं अगर उसके दर पे कोई आता है, रिक्त स्थान के दर पे कोई आता है, उसी को हम कार्यवाहक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 126 में किया गया है। ठीक, तो हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है तो उसका स्थान कौन ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, अन्य न्यायाधीश। जो हमारा जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है तो अन्य न्यायाधीश जो है इसका पद ग्रहण करता है, अर्थात इसी को बोलते हैं हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम, जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है तो उसका स्थान जो है अन्य न्यायाधीश ग्रहण करता है, उसको कहते हैं हम कार्यवाहक। ठीक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। ये जो तदर्थ न्यायाधीश है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, आर्टिकल 127 में जो हमारा तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। अब बात आती है तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा गणपूर्ण संख्या होता है, कोरम जो होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम होता है वो हमारा 3 होता है। ठीक, कितना होता है? 3 होता है। जब यही 3 कंप्लीट नहीं रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, तो इसी की जो है कोरम पूरा करने के लिए, उच्चतम न्यायालय का कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश को बुलाया जाता है। और तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं? ये जो रिटायर्ड जज होते हैं हमारे, इसी को तदर्थ न्यायाधीश बोला जाता है। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 127 में किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं? उच्चतम न्यायालय की गणपूर्ण संख्या पूरा करने वाले होते हैं। और कौन होते हैं ये? मतलब जो रिटायर्ड जज होते हैं वही हमारे तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही बार बार पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ण संख्या कितनी होती है? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, इसका गणपूर्ण संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, 3 होती है। अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भूतपूर्व न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? जो भूतपूर्व न्यायाधीश है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, भूतपूर्व न्यायाधीश का उल्लेख जो हमारा आर्टिकल 128 में किया गया है। ठीक, कहाँ पर? आर्टिकल 128 में किया गया है। ठीक, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए जो उच्चतम न्यायालय है, इस उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो आर्टिकल 129 में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 129 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय का कार्यवाही कहाँ पर होती है? सामान्यतः उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही कहाँ पर होती है? तो इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए सामान्यतः उच्चतम न्यायालय की जो कार्रवाई होती है हमारी दिल्ली में होती है। ठीक, कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति के सहमति से कहीं पर भी जो है इसकी कार्रवाई जो है इसकी कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अभी तक जो है श्रीनगर और हैदराबाद में जो है कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है आयोजित हुई थी। ठीक है, तो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई जो है नई दिल्ली में आयोजित होती है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति से कहीं पर भी जो है इसकी कार्रवाई आयोजित कर सकता है। ठीक है, तो हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही अब तक किन किन राज्य में की गई है? उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई अब तक किन किन राज्य में की गई है? अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई तो सामान्यतः नई दिल्ली में होती है, लेकिन किन किन राज्यों में और हो चुकी है? तो हैदराबाद और श्रीनगर में हो गई थी। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों स्थानों पर जो है अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का संरक्षक किससे कहा जाता है? ये आप सभी के लिए होमवर्क में देखता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में करता है? दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।